हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। बच्चों, आज हम एक नए और बहुत ही बेहतरीन कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम आज क्लास 10 के केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है उसका शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, आई होप कि इस वीडियो खत्म होने के बाद आपका केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन से कोई डाउट ना रहे। ओके, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। ओके, तो प्रीवियस ग्रेड 6 में भी ग्रेड 6 से लेके क्लास 9 तक का आपने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, आपने मेटल्स के बारे में पढ़ा, ओके, आपने सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, आपने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा। तो आज उन सब का जो कॉम्बिनेशन है क्लास 10 के केमिस्ट्री में, हम उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो टुडे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में हम बच्चों पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हम लोग कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं ओके, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके डेफिनेशन के साथ। उसके साथ साथ अब केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो क्या होता है, ओके, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि चेंज इन स्टेट के बारे में, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, और एक चीज होता है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ओके, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर केमिकल रिएक्शंस पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मतलब कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शंस, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। उसके साथ साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं वो सीखेंगे, और कैसे करके हम फिजिकल स्टेट्स लिख के एक केमिकल इक्वेशन को कैसे अच्छी तरीके से अरेंज करते हैं उसके बारे में भी हम सीखेंगे। ओके, तो इस तरीके से। उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन और कोरोजन, आई थिंक सो इस बार आपके सिलेबस में ये नहीं है, ऑक्सीडेशन और कोरोजन रेंसिडिटी, आई थिंक ये सब सिलेबस से कट हो चुका है। ओके, इसके बारे में नहीं, हम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इनको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक कहानी बनाकर बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आप इस सब को इलाबोरेट करूंगा। ओके, तो दिल थाम के बैठिए और जो भी बताया जाएगा बच्चों, आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए और आप नोट डाउन करते हुए उसको चलिए। ओके, इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। बच्चों, हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ओके, हमेशा हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में, इन आवर एनवायरनमेंट, बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलती हैं। ओके, तो इनको हमने कैसे क्लासिफाइड किया है, कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को मिलती हैं और कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये चैप्टर फुल टू फुल बेस्ड है किसके ऊपर, द केमिकल चेंजेस दैट वी सी अराउंड अस। जो केमिकल चेंजेस हम अपने सामने देखते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो देखिए, तो जो चेंजेस आर लाइक परमानेंट चेंजेस, तो जो भी केमिकल चेंजेस होती है ना वो लगभग परमानेंट चेंजेस होती है।
जो भी केमिकल चेंजेस होती है लगभग परमानेंट चेंजेस होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस को इरिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता बच्चों? इरिवर्सिबल नहीं किया जा सकता, मीन्स उसको फिर से उसके पहले के पोजीशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, कुछ चेंजेस हमारे सामने होती है जो कि परमानेंट चेंजेस होती है, और कुछ चेंजेस होती हैं जो कि टेम्पोररी चेंजेस होती है, और कुछ चेंजेस नेचुरल चेंजेस होती है जो कि प्राकृतिक तौर पे होती है, और कुछ चेंजेस आर्टिफिशियल चेंजेस हो सकती है जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस भी होता है। तो इन तरीके से चेंजेस वगैरह होती है हमारे सराउंडिंग में। ओके, अगेन चेंजेस दो तरह से क्लासिफाइड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। ओके, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जो भी मटेरियल होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगी, उसका शेप, साइज, ये सब चेंज होगा, तो हम बोलेंगे क्या है, वो फिजिकल चेंज है। इन केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल चेंजेस में उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उसमें चेंजेस आएगा, उसके टेस्ट में चेंज आएगा, ओके, उसके कलर में चेंज आएगा, वहां से हीट इवॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके से जैसे आप देख सकते हो, मेल्टिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का पिघलना, वो क्या है, फिजिकल चेंज है। ओके, उसके साथ साथ बॉइलिंग, चॉपिंग, श्रेडिंग, ये सब क्या है, दिस आर फिजिकल चेंजेस। लेकिन किसी चीज को हम जला देंगे तो वहां से हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो कौन सा चेंज है, कॉम्बुशन। कॉम्बुशन कौन सा चेंज है, मतलब किसी चीज को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं उसको कॉम्बुशन कहते हैं हम लोग। कॉम्बुशन एक तरह का केमिकल चेंज है। उसके साथ साथ रोटिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जो भी हम लोग का फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे करके पकते हैं वो, तो वो जो चेंजेस आता है वो सब क्या है, वो सब भी केमिकल चेंजेस है। रस्टिंग, अगर मान लीजिए कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, जैसे आयरन से बना ऑब्जेक्ट, आपने उसको कितने दिनों तक अगर मॉइस्चर में रख दिया, उसको अगर एटमॉस्फेयर में रख दिया, वो भीगते रहा पानी में, तो धीरे धीरे उसका सरफेस क्या होता है, डल हो जाता है। ओके, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, रस्टिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। उसके साथ साथ डाइजेशन। ओके, हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे शरीर में डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो रिलीज होते हैं, और वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो डाइजेशन भी एक तरह का केमिकल चेंज होता है। तो दो तरह के चेंजेस हमने डिस्कस किए, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ओके, सो द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, मतलब chemical reaction is a process in which new substance with new properties are formed। तो chemical reactions ऐसे processes होते हैं कहीं जहां पे कोई नया substance formation होता है, और जो नया substance formation होगा ना, उसका property जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है उसके constituent substances। ओके, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस को लेके एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। तो जो नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस का जो प्रॉपर्टी था उससे बिल्कुल हटके होता है, जो प्रोड्यूस हुआ, जो प्रोडक्ट की तरफ जो सब्सटेंस निकला, उसका जो प्रॉपर्टी होता है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल अलग होता है। ओके, उसके बारे में हम आगे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए जब भी कभी कहीं पे केमिकल रिएक्शंस होता है या फिर केमिकल चेंजेस होती हैं तो क्या होता है। ओके, आमतौर पे कहीं भी अगर केमिकल चेंजेस हुआ कि केमिकल रिएक्शंस होता है तो हमको कुछ ना कुछ वहां पे ओके एज ए रिजल्ट देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ वहां पे एज ए रिजल्ट देखने को मिलता है। अब क्या मिलता है, अब आप देखो, whenever a chemical reaction change occurs, a chemical reaction has taken place। तो कहीं पे अगर केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज जो कि अभी मैंने आपको बताया कुछ ही मिनट पहले, ओके, आप फिर से वापस जाके देख सकते हो कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो कहीं भी अगर कोई केमिकल चेंज होता है ना, उसका मतलब क्या है बच्चों, वहां पे केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। क्या हुआ है वहां पे, केमिकल रिएक्शंस हुए। अब कैसे कैरेक्टराइज करेंगे आगे हम देखेंगे। एक एक्टिविटी के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए एक मैग्नीशियम रिबन है,
मैग्नीशियम रिबन आपके स्कूल के साइंस लैब में मिल जाएगा आपको। ओके, वहां पे क्या करते हैं, वो जो मैग्नीशियम रिबन होता है, उस मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे, किसके प्रेजेंस में जलाएंगे, एयर के प्रेजेंस में, तो बर्निंग होगा ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाएंगे। तो वहां से क्या होगा, जब भी एक मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं एयर में, तो वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जब भी कोई मैग्नीशियम रिबन को, ओके, वो सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, हालांकि मैग्नीशियम रिबन, उसको हम जब जलाते हैं ना, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, हमको कौन कौन से अपैरेटस की जरूरत है ये एक्टिविटी करने के लिए। हमको मैग्नीशियम रिबन की जरूरत है, हमको एक बर्नर की जरूरत है, बर्नर जिससे हम जलाएंगे, उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल लैंप की जरूरत है हमको, ओके, स्पिरिट लैंप, एक टोंग, टोंग मतलब चिमटे की जरूरत है, और वॉच ग्लास की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ओके, उसके 3 से 4 सेंटीमीटर जो लंबा एक सैंड पेपर लेके हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करेंगे। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने लैब में रखा था ओपन एरिया में, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर जमा हो गया था। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर वहां पे जमा है, तो उसको हम इजीली क्या नहीं कर पाएंगे, कॉम्ब्यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसी में सैंड पेपर एक लेके हम मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं। रब करने से वो अब इजीली क्या होगा, बर्न होगा। ओके, उसीलिए उसको रब किया जाता है। तो इसके साथ साथ एक स्पिरिट लैंप और बर्नर लेके हम मैग्नीशियम रिबन को अब क्या करेंगे, जलाएंगे। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ओके, जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा ना, वहां से एक डेजलिंग व्हाइट कलर का एक फ्लेम प्रोड्यूस होगा। फ्लेम का मतलब क्या होता है, ओके, जगमग जगमग करके, ओके, वो जलेगा। जैसे कि हम लोग दिवाली में फुलझड़ी जलाते हैं ना, उस तरीके से वो जलेगा। तो वो जलने से क्या होगा, वो जलने के बाद उसका एक राख निकलेगा। कोई भी चीज जलता है तो एसएस में कन्वर्ट हो जाता है ना, राख में। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम जला देंगे, तो वहां से हमको कुछ एसएस मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों, कुछ एसएस मिलेंगे। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ओके, एसएस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो इस तरीके से तो देख सकते हैं आप, जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट किया, तो उससे एक चीज प्रोड्यूस हुआ जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जब दो चीज रिएक्ट कर रहे हैं, तो उससे एक नया चीज प्रोड्यूस हो रहा है। और वो नया चीज कैसे प्रोड्यूस हुआ, उसका जो प्रॉपर्टी है ना, बिल्कुल वो जो चीजें, जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी होता है, उससे अलग होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए पाउडर प्रोड्यूस हुआ ना, उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से अलग होगा। तो वही मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहां पे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मेशन हो सकता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। ओके, इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं और एक एक्टिविटी जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, और एक एक्टिविटी जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। देखिए, यहां पे आप चेंज इन कलर, जब भी कभी केमिकल रिएक्शंस होता है ना, वहां पे कलर भी चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। तो चेंज इन कलर का ये एग्जांपल है। अब देखिए कि ऑब्जर्व द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में हम रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है, देखिए, जब भी लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं, एक में हम लेड नाइट्रेट लिए, एक में पोटेशियम आयोडाइड लिए। अब जब दोनों को हमने मिलाया, ओके, तो इससे क्या हुआ, ओके, जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो वहां पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है येलो कलर का, एक सॉलिड सब्सटेंस निकलता है, किसका, लेड आयोडाइड का। याद रखिए, जब भी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड एक साथ रिएक्ट किया,
तो उससे क्या फॉर्मेशन हुआ, लेड आयोडाइड का। और लेड आयोडाइड एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब भी कोई सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं हम रिएक्शंस के दौरान, तो उससे एक सॉलिड सब्सटेंस ना अलग हो जाता है। और एक बार बता रहा हूं, आप ध्यान देके सुनिए, कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है ना, उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो कि उस मिक्सचर के साथ घुल नहीं पाते, तो वो क्या होते हैं, उस मिक्सचर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन में येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ। कौन से रिएक्शन में, जब यहाँ पे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, तो वहां पे लेड आयोडाइड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ येलो कलर का, और यहाँ पे क्या हुआ, एक चेंज इन कलर का भी एक एग्जांपल हो गया। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, मैंने भी बताया कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शंस में एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ और उस सॉल्यूशन में कुछ ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, क्या ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो जा रहे हैं उस सॉल्यूशन से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट। ओके, इस तरीके, तो यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ, किसका, लेड आयोडाइड का। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ओके फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मैंने आपको कहा कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहां पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ भाई वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, देखिए, जैसे कि चेंज इन कलर होगा, कलर चेंज होगा एक सब्सटेंस का, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, गैस इवॉल्व होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, तापमान में बदलाव होंगे, उसके साथ साथ चेंज इन और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स थ्रू व्हिच वी कैन नो दैट कहीं पे केमिकल रिएक्शंस हुआ है। ओके, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक ग्रेन्यूल्स को ट्रीट करते हैं, ओके, जब हम मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, या फिर टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, एक कॉर्क लिया जहां पे हमने एक कोनिकल फ्लास्क के माउथ में कॉर्क को फिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना, जिंक ग्रेन्यूल्स, उनको वहां पे जाके डाल देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से कुछ बबल्स निकलेंगे जब ये रिएक्ट करेगा ना जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक सल्फेट फॉर्मेशन होता है सॉल्ट, और उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। ये देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, और ये हाइड्रोजन गैस कैसे इवॉल्व होगा, बबल्स की फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। ओके, तो ये जो एग्जांपल है, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है। तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वहां से गैस भी इवॉल्व होता है। ओके, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने बताया आपको कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये सब चीजें होती हैं। क्या क्या, चेंज इन स्टेट। ओके, स्टेट्स में चेंज आएगा। स्टेट का मतलब क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें चेंज होगा। उसके साथ साथ चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जस्ट अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, ओके, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने ट्रीट किया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, जब भी हम लोग कोई किसी भी चीज को जलाते हैं, मान लीजिए कि हमने एक लकड़ी को जलाया, एक वुड को जलाया, तो जब कॉम्ब्यूज किया वहां से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है विद हीट। ओके, तो ये सब एग्जांपल है, इनसे पता चलता है हमको कि कहीं भी क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन हुआ है तो ये सब चीज होते हैं, इनमें से कोई भी चीज यहाँ पर होगा। और उसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो मैंने लेड आयोडाइड का जो एग्जांपल दिया था उसमें आपको समझाया था। ओके, इस तरीके से। ओके, तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूँ।
जैसे कार्बन है, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्मेशन होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके साथ साथ कुछ हीट भी रिलीज होता है, कुछ हीट भी रिलीज होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हुआ ना बच्चों, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट होता है ना बच्चों, उसको रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट्स आर द स्टार्टिंग मटेरियल्स इन ए केमिकल रिएक्शन, दे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शंस आर द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। ओके, रिएक्शंस रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं ना जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ये ऐसे दो सब्सटेंसेस हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। अब उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है होता है, प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो जब भी कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ उसके रिजल्ट के हिसाब से यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है ना उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से जो भी सब्सटेंसेस फॉर्मेशन होते हैं उनको प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, अब रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं बोल के प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन के, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहते हैं हम रिएक्टेंट। उनके जरिए जो सब्सटेंसेस फॉर्मेशन होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ओके, रिएक्शंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ओके, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो क्या है, मैंने आपको बता दिया कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो अभी हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ओके, तो द सिंपलेस्ट वे टू डू a chemical reaction is to write in it the form of word equation। तो केमिकल इक्वेशन जो होता है ना, इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसको रिप्रेजेंट करने का जरिया बाय वर्ड्स एंड सिंबल्स। वो शब्दों से और सिंबल से जब हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। उसको क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, वर्ड्स में, शब्दों में जो रिएक्शन है उसको वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, जब भी कोई मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है ना। तो इस तरीके से जैसे मैंने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया था तो मुझको क्या मिला था बच्चों, क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जितने भी मैं केमिकल रिएक्शंस आपको बताते हुए जा रहा हूँ बच्चों, आप पेन और पेपर रखो और उसको नोट्स करते हुए चलो, उसको नोट बनाते हुए चलो, क्योंकि एट लास्ट आपको नोट ही काम आएगा। आप जो भी नोट्स बना रहे हो वही काम आएगा। ओके, बार बार बुक भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉम्बशन होता है। अब कॉम्बशन होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है बच्चों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ये है रिएक्टेंट्स। जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे क्या फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक वर्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमने वर्ड के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो रिएक्टेंट जो है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है और प्रोडक्ट जो है उसको राइट हैंड साइड में लिखा गया है। इस तरीके से हम वर्ड इक्वेशन को लिखते हैं। ओके, अब देखिए, अब जो केमिकल इक्वेशन होता है ना वो दो तरह के होते हैं बच्चों। केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जानने से पहले आपको फिर से क्लास 9 के टॉपिक के बारे में याद करना पड़ेगा, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था बच्चों, याद करो क्लास 9 में आपने क्या पढ़ा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, उसी तरीके से बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में ये होता है कि रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स है और प्रोडक्ट से जो प्रोड्यूस हुआ, ओके, वहां पे नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे। इट मींस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड will be equal to the number of atoms of each element in the product side। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। मतलब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में जितना होगा, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में उतना ही होगा हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के। उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कैसे करके हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन showing the reactants in the left side and product on the right side। और बीच में एक एरो होता है, तो वो एरो क्या इंडिकेट करता है कि रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रोसीड किया है। ओके, इस तरीके से। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं इक्वेशन को, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एंश्योर्स दैट द सेम नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम, एज आई टोल्ड यू कि हर एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट होते हैं उनके जो एटम होते हैं रिएक्टेंट साइड में, उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए, उसको कहा जाता है बैलेंसिंग इक्वेशन। उसके बाद मैंने अभी बताया था बैलेंसिंग इक्वेशन कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मास को हम बना नहीं सकते कि मिटा नहीं सकते एक केमिकल रिएक्शन में। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी के ऊपर बेस्ड है बैलेंसिंग इक्वेशन और दिस इज केमिकल रिएक्शन। ओके, इस तरीके केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं और केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, तो केमिकल इक्वेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या है, एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे ये है हम लोग का सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 दैट गिव्स राइज टू MgO, Mg प्लस O2 दैट गिव्स राइज टू MgO। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट है, और इनसे जो फॉर्मेशन हुआ वो की प्रोडक्ट है जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, अब देखिए, अब केमिकल इक्वेशन में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो होता है जो कि अनबैलेंस्ड फॉर्म में होता है। हमको एक वर्ड इक्वेशन दिया जाएगा, उसके हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि आप देखिए, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। एक केमिकल इक्वेशन हमको दिया गया है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है ना, रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर मैग्नीशियम है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप देख लो। ओके, यहाँ पे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का यहाँ पे एक एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ 2 एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे एक एटम है। तो क्या ये बैलेंस है क्या, नहीं। देखिए ना, यहाँ पे मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे एक एटम है ऑक्सीजन का, तो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक 2 ऐड कर देता हूँ। 2 ऐड करने से मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन में कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, 2 एटम्स हो गया ऑक्सीजन का, लेकिन फिर भी बैलेंस है क्या, चलिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम बैलेंस है क्या, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एक 2 ऐड कर देता हूँ। तो अब तो मैग्नीशियम बैलेंस हो गया ना, अब तो मैग्नीशियम बैलेंस हो गया ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब जो बैलेंस नहीं था, अब जो बैलेंस हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। Okay, so this is the difference between skeletal and balanced chemical equation. Okay, बहुत ही इजी है
कहानी की तरह है। लोग बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, ये है वो है, कुछ भी कॉन्सेप्ट को समझोगे ना बच्चों वो हार्ड नहीं होता। ओके, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं और डायरेक्टली आप उतर जाओगे सवालों पे, वो कैसे सॉल्व करोगे आप? तो इसलिए कांस्टेंट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, ओके, टाइम मैनेजमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 10th में पहुंच चुके हो। ओके, देखिए ना, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल और बैलेंस्ड में क्या डिफरेंस होते हैं? देखिए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम है और यहाँ पे क्लोरीन के दो एटम है, लेकिन इस तरफ एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, तो जो पलड़ा है ना इधर भारी है, तो ये तराजू इस तरफ झुक गया है, तराजू इस तरफ झुक गया है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? ओके, इधर दो हाइड्रोजन था, इधर एक हाइड्रोजन ऐड और एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, क्लोरीन ऐड कर देंगे, तो इधर दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, इधर दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, तो अभी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो दिस इज स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड और दिस इज बैलेंस्ड। ओके, दिस इज बैलेंस्ड। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। ओके, तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन ओके स्केलेटल एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल और बैलेंस के बीच में ये डिफरेंस है। आप देख सकते हो नेचुरल गैस जो है मीथेन CH4, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर अलग होता है। तो यहाँ पे कार्बन एटम एक है और ओके हाइड्रोजन 4 है, इधर देखिए 2 into 2 ये 4 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन इधर कितना है? कार्बन एटम एक है, चलो कार्बन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर 2 है, तो 4 इधर ऑक्सीजन है और 4 इधर हाइड्रोजन है। ओके, तो हमको अगर बैलेंस करना है तो ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। देखिए कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन है, हाइड्रोजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो जो भी केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो द इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट द नोन फैक्ट्स एंड फिजिबल केमिकल चेंज। तो कैसे करके केमिकल चेंज हुआ है उसको जो इक्वेशन हम लिखते हैं वहां पे वो केमिकल चेंज कैसे हुआ है उसको डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद द इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फॉर्मूला, इक्वेशन में करेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए। ये नहीं कि कार्बन के जगह में आप हाइड्रोजन को डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब द इम्पोर्टेंट कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, मतलब वहां पे टेम्परेचर इन्वॉल्व है कि नहीं, कौन से कैटलिस्ट को यूज किया गया। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन को स्लो या फास्ट करते हैं। ओके, तो रिएक्शन के दौरान उसको लिखना जरूरी है। तो और बैलेंस है कि नहीं, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो फॉलो करना चाहिए, तो वो केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप्स है। देखिए देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन से एक वर्ड है कंबाइन, उससे आप समझ लो कि यहाँ पे जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब इसका उल्टा, क्या करेंगे हम लोग? एक सब्सटेंस है उसको हीट करेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, उसको तोड़ देंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है ये। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेस करेंगे चीज, जैसे कि यहाँ ए है यहाँ बी सी है। ओके, ये ए आके सी के साथ रिएक्ट कर गया, ए सी हो गया और बी अलग हो गया। ओके, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक पोजीशन से एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अलग कर देगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सब्सटेंस है, ओके, ये आ गया इसके साथ रिएक्ट करके रह गया और ये इसके साथ रिएक्ट करके ले गया, इसमें चेंज ऑफ आयंस होते हैं, चेंज ऑफ आयंस। क्लास 9 में हमने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था ना। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या क्या है? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दीज आर द रिएक्शंस। ओके, तो पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बच्चों सीखेंगे। पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में सीखेंगे। एक रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब इन्वॉल्व होंगे और उनके जरिए एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ना, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जैसे कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, वहां से एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। ओके,
सो जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जहां से हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मैं कार्बन को बर्न कर दूंगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा और उससे हीट प्रोड्यूस होगा। तो कोई भी हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एंड रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन जो होता है ना, हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनर्जी क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल क्या क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ओके, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर कंपोस्ट में किया होता है ना वेजिटेबल मैटर, वो भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ओके, इस तरीके से हम एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, आपने सुना होगा कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, लाइम जिसम कहते हैं, लाइम या फिर चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें क्विक लाइम या लाइम कहा जाता है। उसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं ना तो उससे क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, उसमें जब वाटर हम डालते हैं तो उससे जो रिएक्टेंट होता है उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इज ए मिक्सचर ओके विथ वाटर, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुआ तो वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वो रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को तो हम लोग क्विक लाइम या फिर सिंपल लाइम कहते हैं, लाइम या फिर क्विक लाइम कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड स्लैग लाइम। उसको क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम। तो जब क्विक लाइम, चूना में जब हम पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और उसके साथ साथ हीट निकलता है। तो लार्ज अमाउंट में जो हीट रिलीज हुआ, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, उस तरीके से देखिए, कंबुशन, केमिकल सिंथेसिस, मेटलर्जी, फूड प्रिपरेशन, बैटरी चार्जिंग, फोटोग्राफी, केमिकल एनालिसिस, कॉस्मेटिक्स, ओके, फायरवर्क्स, वाटर ट्रीटमेंट, दिस ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ये इन फील्ड में हम अप्लाई करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है क्या, डिकम्पोजिशन। देखिए, इन ए केमिकल रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस, वहां पे क्या था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते थे तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता था कॉम्बिनेशन में। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होगा, यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, मतलब टूट के बिखरेगा, किसमें, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल है, जैसे कि एक रिएक्टेंट था उससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके, जहां पे हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट को यूज करते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस, वहां पे सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज के हिसाब से प्लांट। और एक होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट, जो कि अभी मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रहा था। और एक होता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे हीट एनर्जी को यूज किया जाता है एक सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग करते हैं। और एक होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है। सो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, एक बार समझ लीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ पे हम लोग हीट को अप्लाई करते हैं। ओके, जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल है हमारे पास, फेरस सल्फेट, और एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, एक बर्नर है और हमारे पास चिमटा है। हम क्या करेंगे, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को उठाएंगे, उसको ड्राई करेंगे, ओके, उसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में रखेंगे,
उसके बाद जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है उसको हीट करेंगे। ओके, तो उसका जो दैट इज लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट जो होता है क्रिस्टल्स, उसको जब हीट करते हैं तो वो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेकडाउन होगा। तो लाइट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल कौन से कलर के होते हैं? लाइट ग्रीन कलर के। ओके, वो वाटर लूज कर देंगे हीट करने से, उनमें जो क्रिस्टलेशन है वाटर का वो वहां से इवापोरेट होकर चला जाएगा और उससे वो व्हाइट कलर में चेंज होंगे, व्हाइट कलर क्रिस्टल्स ऑफ द ट्यूब। इट इज डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, उससे फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज, यहाँ पे हीट क्यों, थर्मल का मतलब होता है हीट, हीट एनर्जी का यूज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज हमने लिया है, एक ग्राफाइट रॉड या दूध, एक है एनोड, एक है कैथोड। ओके, तो हम क्या करते हैं? एक प्लास्टिक मग लेंगे, वाटर लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, ग्राफाइट रॉड लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? उस प्लास्टिक मग में दो होल्स बना देंगे। ओके, दो होल्स बना देंगे हम लोग बेस में और वहां पे रबर स्टॉपर फिट कर देंगे। यहाँ पे जैसे रबर स्टॉपर फिट किया गया है ना, उस तरीके से रबर स्टॉपर यहाँ पे फिट कर देंगे। तो इलेक्ट्रोड्स बन चुके हैं। अब इलेक्ट्रोड्स को हम लोग एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि हमारा जो वाटर कंपाउंड है H2O, तो वहां से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम लोग कंपाउंड को अलग करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए क्या होता है उसके जरिए कि यहाँ पे जो वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होके कैथोड की तरफ चला जाएगा और ऑक्सीजन गैस है ना, वो लिबरेट होके एनोड की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने का काम हम करते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का हेल्प लेते हैं। तो उसके बाद फोटो डिकम्पोजिशन है। हमको सनलाइट एनर्जी चाहिए होती है, तो यहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है। देखिए सनलाइट, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? चेंज कर रहे हैं व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक हम लोग 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड उठाएंगे और उसको एक चाइना डिश में रख देंगे। अब क्या करेंगे? वहां पे उसको हम लोग सनलाइट में छोड़ देंगे। तो जब ये जो सिल्वर क्लोराइड है उसके साथ सनलाइट रिएक्ट करेगा तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो एक कंपाउंड था, उससे 2 कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ decomposition reaction, photo decomposition reaction. So white silver chloride turns gray in sunlight. Okay, decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. Okay, इस तरीके से लाइट एनर्जी को यूज करके सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सिल्वर और क्लोरीन में चेंज कर रहे हैं। So this is an example of photo decomposition reaction. Okay, I hope आपको decomposition reaction अच्छे समझ में आया होगा। It's an example of decomposition reaction का example है। थर्मल डिकम्पोजिशन इन कुकिंग, कुकिंग में थर्मल डिकम्पोजिशन का यूज होता है। बेकिंग पाउडर इन बेकिंग। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, केमिकल रिएक्शंस इन बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइसिस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, केमिकल एनालिसिस, फूड प्रिजर्वेशन, हाइड्रोलिसिस इन डाइजेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये है एप्लीकेशंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए? देखिए, एक अगर पावरफुल इंसान आया और एक वीक इंसान है, तो पावरफुल इंसान क्या करता है? वीक इंसान को हटा के वो वहां पे चले जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा? कोई प्रोसेस है कि मान लीजिए यहाँ पे ए पावरफुल है, यहाँ पे जो बी सी है वो वीक है, तो या फिर बी वीक है, तो ए क्या करेगा? यहाँ पे आके सी के साथ रह जाएगा और बी को अलग कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है? एक
एक हायर पावरफुल एलिमेंट एक लेस पावरफुल एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। तो यहाँ पे ए आया बीसी में से, उसने बी को अलग कर दिया, ए सी के साथ रह गया। तो जैसे यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बन गया, उसने कॉपर को अलग कर दिया। उस तरीके से यहाँ पे लेड जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा तो लेड क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे लेड क्लोराइड फॉर्मेशन हो गया और कॉपर अलग हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया गया है आपको कि हम लोग आयरन नेल लेंगे, आयरन नेल को हम लोग डीप करेंगे, ओके, सैंड पेपर में क्लीन करके रब करके उसको डीप करेंगे एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो वहां पे थ्रेड हमने वहां पे थ्रेड भी यहाँ पे बांधा है आयरन के साथ, इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने डुबा के रखा। तो 20 मिनट तक हम वेट करेंगे, देखेंगे आयरन नेल और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब आयरन नेल और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, उनका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जैसे देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए में है, ओके, और टेस्ट ट्यूब बी में एक काली रिएक्शन मिक्सचर है। तो जब आयरन नेल रिएक्ट करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ तो यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस फॉर्मेशन होगा। ओके, तो देखिए जैसे कि आयरन रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ तो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसीलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन ने आके कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, आयरन नेल ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, ब्लू कलर फेड हो जाएगा। तो आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ओके, so this is an example of displacement reaction। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज कहाँ पे होता है, गैल्वेनाइजेशन, हम लोग गैल्वेनाइज करते हैं ना, जिंक कोटिंग वगैरह करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज होगा, वाटर ट्रीटमेंट में, मेटल एक्सट्रैक्शन, जब भी हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, आगे हम जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एक टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, टार्निश रिमूवल, फोटोग्राफी, मेटल प्लेटिंग, केमिकल एनालिसिस, फूड इंडस्ट्री और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी हम लोग यूज करते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग करता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है और नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूं मैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ओके, तो अभी हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। A chemical reaction in which there is an exchange of ions, ions का exchange होता है। ions दो तरह के होते हैं, anions, cations। तो anions जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव आयंस और cations जो होते हैं पॉजिटिव आयंस। तो हमने एक चीज पढ़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, इसमें भी वही चीज होने वाला है, आयंस वगैरह कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि AB प्लस CD है, तो मान लीजिए यहाँ पे A और D एक साथ हो जाएंगे और C और B एक साथ आ जाएंगे, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया तो सोडियम Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, H2 प्लस होता है, SO4 माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस है Na प्लस उसके पास चला जाएगा SO4 जो कि माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव पास आ जाएंगे और यहाँ पे जो Cl माइनस है उसके साथ